हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और उनकी क्या संरचना है, यानी कि प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया से रिलेटेड बनने वाले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको हम लोग आज के सेशन में कर रहे होंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन की पूरी मैराथन है, वो देख लीजिए। 3 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, वो देख लीजिए। एक का जो कैंपस पेपर था यूनिवर्सिटी का, वो करवाया है, वो देख लीजिए। इसके अलावा जो बचे हुए 2 मॉडल पेपर हैं, उनके क्वेश्चंस आप अपने एंड से लगा करके जाइए। इतना काम आपको हर हालत में करके जाना है, बस अंतिम समय में, ठीक। देखिए, तो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तंत्र या प्रणाली का संचालन करने और उसको चलाने के लिए विश्वसनीयता रूप से पूर्व अनुभवों एवं व्यवहारों की सहायता ली जाती है। यही ही नियम या सिद्धांत कहलाते हैं। नियम अंग्रेजी शब्द का प्रिंसिपल शब्द का अनुवाद है। इसका पर्याय क्या है? मौलिक तत्व, यानी कि फंडामेंटल एलिमेंट्स। नैतिक नियम यानी कि मॉरल रूल, और आचरण नियम यानी कि रूल ऑफ कंडक्ट। देखिएगा, नैतिक नियम का मतलब मॉरल रूल और आचरण नियम का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर? रूल ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ से हमें स्पष्ट है कि शब्द व्यवहारों अथवा अनुभवों पर आधारित होने के साथ साथ प्रामाणिक तथा विश्वसनीयता के तत्वों पर बल देते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा, जब आप अपने समय में केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, फिजिक्स पढ़ते होंगे, तो पहले पता चले कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, उससे पहले किसी और की पीरियोडिक टेबल आई, उससे पहले किसी और की पीरियोडिक टेबल आई। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता चले इलेक्ट्रॉन का प्लम पुडिंग मॉडल आया, इलेक्ट्रॉन का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पता नहीं कितने कितने एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन कैंसिल होते चले गए। लेकिन विश्वसनीयता किसको मिली? जो तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ में प्रामाणिक और विश्वसनीय भी थे, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है। शैक्षिक प्रशासन के नियम और सिद्धांत के कुछ प्रकार हैं। पहला है आपका शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीकरण का नियम या सिद्धांत। तो समझिएगा, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है। केंद्रीकरण की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रलाइजेशन, यानी कि शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीकरण का नियम का मतलब होता है कि समस्त सत्ता और जो उससे संबंधित कार्य हैं, जो भी उत्तरदायित्व हैं, जो भी नियंत्रण है, वो सभी केंद्रीय शक्ति के रूप में एक हाथ में होने से होता है। इस शक्ति के आदेश के द्वारा शैक्षिक प्रशासन संबंधी सभी कार्य एक गतिविधि को होता है और साथ में केंद्रीय रूप में एक ही सत्ता का पूर्णतः शैक्षिक प्रशासन का एकाधिकार होता है। समझ? अब अगर विकेंद्रीकरण के नियम की मैं बात करूं, शैक्षिक प्रशासन के प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं, तो सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण में आपने क्या समझा? जो कुछ होगा वो एक ही सत्ता के पास होगा, एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही उसके हाथ में होगा और वही सारे काम संभालेगा, चाहे वो कंट्रोलिंग का हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो, चाहे वो कोई भी कार्य से संबंधित ही कुछ ना हो। अब बात आती है शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण के नियम की। तो देखिए, विकेंद्रीकरण के नियम में कहा गया शैक्षिक प्रशासन की सत्ता का विभाजन करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसमें प्रशासन के सभी कार्य, जो भी उत्तरदायित्व होते हैं, उन सभी को लोगों में विभाजित कर दिया जाता है और शैक्षिक प्रशासन के नियम के अंतर्गत शैक्षिक सत्ता का विभिन्न स्तरों विभक्तिकरण हो जाता है। भारत के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त शिक्षण विद्यालयों की स्थापना तथा जिन बोर्ड तथा नगर महापालिकाओं द्वारा विद्यालयों की स्थापना विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण है। शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण के नियम में केंद्र, राज्य, जिला, स्थानीय आदि सभी के द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जा सकती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को शिक्षा संबंधी कार्यों में भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाता है। आप इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जो भी सभी कार्य होते हैं, जो भी उत्तरदायित्व होते हैं, उनको हम सभी लोगों में विभाजित कर देते हैं और सेंट्रलाइजेशन जो केंद्रीकरण होता है, उसमें एक ही हाथ में या एक ही सत्ता के पास रहती हैं चीजें। ठीक, 2 आपने ये नियम पढ़ लिए। तीसरा नियम क्या होता है शैक्षिक प्रशासन का, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें बताया गया है कि शैक्षिक प्रशासन सत्ता के आंतरिक नियंत्रण का नियम है। कैसा है? आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण का अर्थ होता है
क्या होता है कि विद्यालय संबंधी सभी प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप का ना होना। ठीक, आंतरिक नियंत्रण का नियम आपका सिर्फ इतना है कि विद्यालय संबंधी सभी जो भी आपके प्रशासनिक कार्य हैं, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, उनमें किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप ना होना। इसका मतलब क्या है? हमने कहा इसका मतलब ये है कि जो आपके प्रधानाचार्य हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, प्रबंध तथा अन्य प्राध्यापकों द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से श्रम किए जाते हैं। इनके द्वारा शिक्षक कार्य का विभाजन करना, समय सारणी बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, चिकित्सा, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं का प्रबंध करना, जिसको एक दूसरे के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक प्रशासन के सत्ता के बाह्य नियंत्रण का नियम। इसमें क्या होता है कि विद्यालय प्रशासन संबंधी कार्यों में बाह्य शक्तियों के प्रभुत्व होने से कार्य जो भी विद्यालय प्रशासन के होते हैं वो संपन्न होते हैं। मैम कैसे? हमने कहा इसका मतलब होता है शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालय प्रशासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण ही बाह्य नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। भारत में कई विभागों द्वारा विद्यालयों को मान्यता देना, अनुदान, पाठ्यक्रम, पुस्तकों का निर्माण करना, विद्यालय प्रबंधी और अन्य कार्य, शर्तों का निर्धारण आदि कार्य बाह्य नियंत्रण के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य के अंतर्गत शिक्षा के 3 कौन कौन से उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्तरों पर 3 शिक्षा निर्देशालयों के द्वारा अपने स्तर संबंधी शैक्षिक प्रशासन कार्यों एवं उत्तरदायित्व को संपन्न किया जाता है। अब इसी तरीके से शैक्षिक प्रशासन के राजकीय सक्रियता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एजुकेशनल एंटरप्राइज। शैक्षिक संबंधी कार्य सरकार अथवा राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। विद्यालय प्रशासन पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होता है। विद्यालय प्रशासन पर, यानी कि जो आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर पूर्ण रूप से किसका कंट्रोल होता है? तो राज्य का कंट्रोल होता है। यानी कि राज्य द्वारा विद्यालयों को वित्तीय सहायता देना, नियुक्ति संबंधी नियम तैयार करना, मान्यता प्रदान करना आदि में पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य द्वारा राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी सभी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उन पर अपना ही नियंत्रण रखा जाता है। शैक्षिक प्रशासन में निजी शैक्षिक सक्रियता के नियम की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में राजकीय शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अनेक संस्थाओं द्वारा अपने निजी विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें उनका निजी प्रशासन होता है। इनके प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो चाहे सिख, मुस्लिम और ईसाई तथा निजी उद्योगपति द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय भी हैं, जिनमें अपने निजी प्रशासन है, जिनका संगठन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, वित्तीय तथा अन्य सभी प्रकार के अराजकीय अथवा निजी नियम के आधार पर किए जाते हैं। ये आपके एक तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइज जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन में प्रजातंत्र का क्या नियम होता है? यहाँ पर जन शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था ही किसी देश की प्रगति का सूचक है। हम कह सकते हैं कि जिन शिक्षा हेतु प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन का होना आवश्यक है ताकि शिक्षण संस्थाओं को सामान्य रूप से कार्यशील बनाया जा सके। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत प्रजातांत्रिक गुणों को अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है। अब इसी तरीके से कार्य विभाजन का नियम है शैक्षिक प्रशासन का। कार्य विभाजन के नियम के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कार्य विभाजन नियम में सभी शैक्षिक प्रशासकों को उनकी क्षमता एवं योग्यता अनुसार प्रशासन संबंधी कार्यों में भाग लेना चाहिए। साथ ही कार्यों के विभाजन संबंधी रूपरेखा भी तैयार की जानी चाहिए ताकि वो अपने उत्तरदायित्व को समझ सके, है ना, कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। इस तरीके से कार्य को विभाजित करना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन में समानता तथा न्याय का नियम, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, शैक्षिक प्रशासन तथा न्याय में साध्य एवं साधन का संबंध है। अतः ये नियम शैक्षिक प्रशासकीय संगठन के अंतर्गत न्याय की भावना पर अधिक बल देता है। सभी कार्यकर्ताओं, अध्यापक, छात्र, अभिभावकों को यह अनुभव होना चाहिए कि उनके साथ न्याय का व्यवहार निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है, क्योंकि न्याय को निष्कासित कर देने पर शैक्षिक प्रशासन असंतुष्ट और तथा असहयोगी व्यक्तियों के ही उद्देश्यहीन समूह रह जाता है। शैक्षिक प्रशासन का संबंध व्यक्तियों से है और दोनों में शांतिमय एवं मधुर संबंध बनाए रखने के लिए न्याय भावना का होना आवश्यक है। क्वेश्चन था आपसे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से बनने वाले जितने भी सिद्धांत हैं उनका वर्णन करिए।
तो आपने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? सबसे पहले आपने हमारे साथ में पढ़ा शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीकरण नियम, इसमें हमने आपको बताया एक ही हाथ में सत्ता रहती है। उसके बाद में शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण नियम बताया, इसमें बताया कि सब काम को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में हमने बताया शैक्षिक प्रशासन में सत्ता के आंतरिक नियंत्रण का नियम, यानी कि जो भी है वो विद्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाली जो भी चीजें वही देखेंगे, बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। शैक्षिक प्रशासन की सत्ता के बाह्य नियंत्रण में क्या था, बाह्य जो आउटर बॉडीज थी वो भी काम उनसे भी क्या होता था, सफल होता था। जो भी आपके कॉलेज के काम होते थे, विद्यालय के काम होते थे, उसमें उनका भी भागीदारी होती थी। शैक्षिक प्रशासन में राजकीय सक्रियता के नियम, गवर्नमेंट मान्यता देना। निजी शैक्षिक सक्रियता का नियम, प्राइवेट से संबंधित जो भी अपने अपने धर्म के अनुसार या किसी के अनुसार प्रजातंत्र का नियम। इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि शिक्षा प्रशासन के प्रारूपों का वर्णन कीजिए। शिक्षा व्यवस्था के 3 स्तर प्रशासन के स्वरूप संरचना का वर्णन कीजिए। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं हमने आपको भी बताया था, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, उन्हीं के संबंधित ये क्वेश्चन है। शिक्षा प्रशासन के प्रारूप की अगर मैं बात करूं, प्रारूप क्या होता है किसी भी चीज का, तो समझिएगा। समस्त शिक्षा को संघीय व्यवस्था एवं राजकीय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्योंकि शिक्षा आपको वही एक कैसा टॉपिक है, आपको सभी को पता है शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इसमें केंद्र सरकार भी अपना हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य सरकार भी अपने स्वयं के निर्णय ले सकती है और हस्तक्षेप कर सकती है। तो जो समस्त शिक्षा है इसको संघीय व्यवस्था एवं राजकीय व्यवस्था 2 विभागों में विभाजित किया गया है। ऐसा भारत सरकार की अर्धसंघीय यानी क्वाजी फेडरल प्रकृति के कारण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार देश में शिक्षा के विकास में समान रूप से जिम्मेदार है। देखो वही बात यहाँ पर कह दी कि ना, समवर्ती सूची का विषय जो भी हमने आपसे बताया कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार देश में शिक्षा के विकास के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। इसलिए दोनों स्तरों पर अलग अलग शिक्षा मंत्रालय एवं विभागों की स्थापना भी की गई, जिससे शिक्षा के विकास के लिए सुचारू रूप से कार्य कर सकें और शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य प्रदेश का होता है। इसलिए राष्ट्र शिक्षा संबंधी सुझाव तथा संस्तुतियां करता है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख 3 स्तर पर प्रशासन किया जाता है। कौन कौन से 3 स्तर पर प्रशासन किया जाता है, तो देखिए भाई, पहला अखिल भारतीय शिक्षा प्रशासन, दूसरा राज्य स्तर शिक्षा प्रशासन, तीसरा जिला स्तर तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। अगर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए मुख्यतः आपके 2 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका केंद्रीय मंत्रालय यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री, दूसरा है आपका राज्य मंत्रालय यानी कि स्टेट मिनिस्ट्री। अगर मैं केंद्रीय मंत्रालय की बात करूं तो भारत सरकार ने 1985 में एक मंत्रालय का गठन किया और उसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया, MHRD, है ना। वर्तमान यही मंत्रालय देश में शिक्षा के लिए उत्तरदायी है और इस मंत्रालय के अधीन विभाग आपके स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर विभाग शिक्षा के आते हैं। राज्य मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, राज्य का शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री किसके अंतर्गत भैया? शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। शिक्षा मंत्री भी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। शिक्षा मंत्री सहायता के लिए निम्न अधिकारी होते हैं। कौन कौन से भैया? तो एक उप शिक्षा मंत्री होता है, एक शिक्षा सचिव होता है, फिर एक सह सचिव होता है, एक उप सचिव होता है, एक अनुसचिव होता है और सचिवालय के अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक संरचना के विषय में हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का आधार माना जाता है। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है यानी कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है ना, वो माध्यमिक शिक्षा का आधार माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार माना जाता है। संपूर्ण देश में शिक्षा व्यवस्था का एक समान ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से 10+2+3 की संरचना को स्वीकार किया गया, परंतु वर्तमान में हमारे समय में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया और 10+2+3 की जगह पर क्या आ गया? 5+3+3+3। इस संरचना को स्वीकार किया गया। इस प्रारूप की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का संगठन किया जाए। भारत में प्रत्येक राज्य को शिक्षा के विकास का अधिकार प्रदान किया गया, इसलिए प्रत्येक राज्य स्तर पर प्रशासनिक ढांचे में विविधता भी पाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर प्रशासनिक संरचना की अगर मैं बात करूं तो हर
तो प्रत्येक प्रदेश को विभिन्न जिलों, तहसील, तालुका, गांव को विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत जो कार्य करते हैं वो है आपके जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक, उप जिला विद्यालय निरीक्षक और शिक्षक। माध्यमिक स्तर पर प्रशासनिक संरचना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की संरचना बहुत अधिक भिन्न नहीं होती है, लगभग उसी के जैसा होता है। शिक्षा स्तर को बढ़ाने से पद, नाम, अधिकारी एवं विभाग की वृद्धि हो जाती है। ये संरचना, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है मैम? हमने कहा जिला विद्यालय निरीक्षक, उप प्रधानाचार्य, अन्य अधिकारी, उप जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रधानाचार्य। उच्च शिक्षा में मैम क्या आता है? हमने कहा उच्च शिक्षा जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हैं ना, उसको कहते हैं। तो उच्च शिक्षा की प्रशासनिक शिक्षा के अभिप्राय का मतलब होता है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, जैसे CSDM यूनिवर्सिटी है ना। या उच्च शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं? तो जैसे ना कहते हैं कुलाधिपति यानी चांसलर, प्रतिकुलाधिपति यानी प्रो चांसलर, कुलपति यानी कि वाइस चांसलर, प्रति उप कुलपति प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार आपके फाइनेंस ऑफिसर, अदर ऑफिसर, कुल सचिव, वित्त अधिकारी है ना, प्रति उप कुलपति, कुलपति महोदय, प्रति कुलाधिपति, साथ में कुलाधिपति ये और अन्य जो भी अधिकारी हों उस गण के वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन और बता दें, एक क्वेश्चन बनता है कि शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और उसके सिद्धांत से, तो वो भी क्वेश्चन देख करके जाइएगा। ठीक। अब शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? इसका अंग्रेजी रूपांतरण नहीं होता है, ये फलानी भाषा के इस शब्द से मिल करके बना होता है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आइए सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। शैक्षिक प्रशासन के शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर मैं बात करूँ तो ये शिक्षा प्रशासन दो पूर्ण शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से भैया? शिक्षा और प्रशासन यानी एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के बना है। इन दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ प्रस्तुत है। अब देखो, अगर मैं शिक्षा के अर्थ की बात करूं, प्रशासन की नहीं, पहले अगर मैं शिक्षा के अर्थ की बात करूं तो शिक्षा शब्द आपका अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन नामक शब्द से हुई, जो कि दो शब्द से मिलकर के बना है, ई प्लस केटम। ई का अर्थ होता है अंतः या फिर अंदर से, और केटम का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना या अग्रसर करना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में बालक में अंतर्निहित शक्तियां या गुणों की ओर सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के प्राकृतिक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व के कल्याण में सहायक होता है। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण अर्थात समस्त पहलुओं यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिकता का विकास करती है, जिससे वह अपनी तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में मौलिक योगदान दे सकता है। शिक्षा की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए नंद भाई साहब जो थे आपके, नंद विद्वान, उन्होंने कहा शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव का मौलिक योगदान कर सकते हैं। ये तो आ गया आपका शिक्षा का अर्थ, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन क्या है पूछा गया था और वो आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और प्रशासन से। शिक्षा से संबंधित चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब आइए समझते हैं प्रशासन से संबंधित चीजें। प्रशासन शब्द को अंग्रेजी आपका जो रूपांतरण है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद में इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भैया? लैटिन भाषा के एड एवं मिनिस्टर से मिलकर के हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। तो प्रशासन का तात्पर्य क्या होता है? सेवा करना, प्रबंध करना या निर्देशन करना। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का अर्थ और अधिक व्यापक हो जाता है, जैसे कि सीयर्स ने भी लिखा है कि साधारण, क्या लिखा है? साधारण बोलचाल में प्रशासन प्रबंध का समानार्थी है, किंतु शिक्षा में अपने उपयुक्त प्रयोग के लिए ये इससे अधिक और अपने क्षेत्र में अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियोजन, देखभाल, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, मार्गदर्शन, नियमन जैसे शब्दों को घनिष्ठ रूप से ये संबंधित है। कौन? आपका प्रशासन। ठीक। अब शैक्षिक प्रशासन के वास्तविक अर्थ की अगर मैं बात करूं, भाई शिक्षा पढ़ लिया, क्या होता है? प्रशासन पढ़ लिया, लेकिन शैक्षिक प्रशासन पूछा गया था ना प्रश्न में, क्या है? तो शैक्षिक प्रशासन की अगर बात की जाए, शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ होता है शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली वो उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं प्रयासों में सामंजस्य या संबंध स्थापित किया जाता है और भौतिक तत्वों एवं शिक्षा संबंधी अन्य साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि छात्रों में मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो सके। अब इस तरीके से इससे संबंधित
आपके जो भी विद्वान थे उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। और अगर मैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के बेसिस पे बात करूं तो इसमें शैक्षिक प्रशासन को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, कैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है और उपयुक्त सामग्री को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो। ये प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं होती बल्कि इसके अंतर्गत प्रौढ़ों एवं कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र क्या क्या होते हैं मैम? तो हमने कहा गैंड एवं शर्मा ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश किया, तो आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि समाज के उद्देश्य, उसकी आवश्यकताओं, परिपाटियों, आशाओं एवं आकांक्षाओं आदि को भली भांति समझकर शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना, समाज के सभी बालकों के लिए शिक्षा की योजना बनाना, इस योजना के कार्य में परिणत करने के लिए समस्त उपलब्ध साधनों को एकत्रित करना, इन समस्त साधनों का समायोजन करना और ये देखना कि किसी भी प्रकार संचालन के कार्य में श्रम सामग्री, धन, साधन आदि में से किसी का अपव्यय एवं बर्बादी तो नहीं हो रही है। शिक्षा की क्रिया को ठीक ढंग से संचालित करना और परिणाम का मूल्यांकन करना, तदुपरांत उनके आधार पर आगे की योजना बनाना, फिर उसी प्रकार सामग्री, साधन आदि इकट्ठा करके योजना को चलाना। अमेरिकन शिक्षा शास्त्रियों व शिक्षा विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ बातों को सम्मिलित किया। कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया है? तो देखो, इस शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में सहमति प्राप्त करना, शिक्षक को अन्य संबंधित व्यक्तियों, शैक्षिक उपकरणों तथा विद्यालयों के भवन निर्माण आदि के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल बिल्डिंग है, उसको पेंट कराना है, तो उससे संबंधित जो भी फाइनेंस की व्यवस्था होगी वो सब करना। या स्कूल बिल्डिंग में क्या है, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, बच्चे के पास कमरे नहीं है बैठने के लिए, तो उसके लिए अलग एक छोटी बिल्डिंग तैयार करना, ये सब काम क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। शिक्षक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को भर्ती करना। पता चले कि टीचर्स तो थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक मैथ का टीचर स्कूल में और होना चाहिए, तो उनकी भर्ती करना और उन्हें कार्यों एवं उत्तरदायित्व से परिचित कराना। कि जैसे मान लो भर्ती कर ली तो उसको बताना कि आज से आपको इस पीरियड में इस क्लास में पढ़ाना है, साथ में इतने आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं, साथ में बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, ये सब काम उससे उसको परिचित कराना। संबंधित व्यक्तियों के परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करना, योजनाओं, नीतियों एवं व्यक्तियों की क्रियाओं का समय समय पर मूल्यांकन भी करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो, जो आपके ऑरेन बी ग्रेफ एवं कैल्विन एम स्ट्रीट थे, इन्होंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न अंगों के रूप में विभाजन किया। पाठ्यक्रम और शिक्षण के, कार्यकर्ता छात्र के, कार्यकर्ता अध्यापक वर्ग के, स्कूल भवन के और साथ में आपके संगठनात्मक संरचना के साथ साथ वित्त एवं व्यापारिक संगठन के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से कहूँगी कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालिए और उसके उद्देश्यों को भी स्पष्ट करो। या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। या पूछा जा सकता है कि शिक्षा प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं। ठीक, तो देखिए, अगर मैं शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता और महत्व और कार्य के विषय में बात करूं तो सबसे पहले देखो, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में संचालित करने के लिए आवश्यकता है। शिक्षा के कार्यों में सुगमता, कुशलता एवं सरलता उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है। बालकों में, भाई बालक को जो होता है उसकी व्यक्तित्व, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका सर्वांगीण विकास हो। शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षा के अवसरों की समानता, कैसी भैया, अवसरों की समानता के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक दृष्टि से परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों को समायोजित करने की आवश्यकता। शिक्षा से संबंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यकता। शिक्षण संस्थाओं के वातावरण के मनोवैज्ञानिक बनाने तथा साधन, उपकरण एवं आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराने में सहायक, और यहाँ पर सब इसकी आवश्यकता महसूस होती है। अब देखो, अब क्या है, इनके उपयुक्त आवश्यकताओं पर यदि हम पुनः एक विहंगम दृष्टि डालें तो उनमें हम निम्नलिखित रूपों को प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली बात तो शिक्षा को समाज उपयोगी बनाना, ये हम लोगों का प्राथमिकता होती है। उसके बाद में बच्चों के अंतर्गत चरित्र निर्माण करना। ठीक, ये सब क्या है, इसकी आवश्यकता है, महत्व है। शैक्षिक तत्वों में संतुलन बनाने में सहायक, जैसे आपका
भैया क्या भौतिक तत्व के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, विद्यालय, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय। और मानवीय तत्व के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षा विभाग, ये सब आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको 2 तत्वों में विभाजित किया गया। ठीक, उसके बाद में क्या है, शिक्षा विभिन्न अंगों के समन्वय में सहायक होती है। मतलब शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के विभिन्न अंगों के समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। कौन कौन से हैं इसका अंग, जैसे शैक्षिक कार्यकर्ता, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक प्रशासन, इन्हीं के बीच में सामंजस्य बनाता है। शिक्षा प्रक्रिया के संचालन में सहायक, उसके बाद में मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक, साथ में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक, लोकतंत्रीय दृष्टिकोण में के विकास में सहायक। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, ये तो आपने मात्र पढ़ लिया। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो इनका उद्देश्य मेन होता है, जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का गोल होता है वो होता है योग्य एवं कुशल नागरिकों को तैयार करना। यानी कि जो अपना देश कैसा है भैया, जनतांत्रिक है देश है, तो यहाँ की उन्नति किसके हाथ में है, यहाँ की प्रगति किसके हाथ में है, तो उनके नागरिकों के हाथ में। और नागरिकों को तैयार करना कुशल रूप से किसके हाथ में, शिक्षा के हाथ में। समानता की भावना का विकास करना, किसी के अंदर ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म को लेकर के चीजें ना हो, इनके अंदर समानता का भाव हो, ये हम लोग शिक्षा के क्या है, लक्ष्य हैं। बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक एवं व्यवसायिक कुशलता उत्पन्न करना, स्वशासन की शिक्षा प्रदान करना, त्याग व बलिदान की भावना को जागृत करना, कर्तव्य को प्रदत्त भावना का विकास करना, ये सब चीजें इसके क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा, अब क्वेश्चन पूछा गया कि शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अगर अभी हमने आपको शैक्षिक जो आपको सिद्धांत पढ़ाए थे सर्वप्रथम ऊपर, तो वहां पर हमने आपको ये नहीं बताया था कि शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। शिक्षा फाइल केंद्रित ना होकर के कैसी होनी चाहिए भैया, व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुत अल्टीमेट बात कही गई है इसमें कि शिक्षा आपकी फाइल केंद्रित ना होकर के व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए, जिसके लिए ये आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जा सके। बालक की प्राकृतिक शक्तियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं तथा रुचियां आदि का ज्ञान प्राप्त कर विद्यालयों के पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक सामग्री, साज सज्जा, फर्नीचर आदि का प्रबंध करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। उसके बाद में क्या, सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित के सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सामाजिक बंधनों के जाल में फंसा रहता है। बालक अपने सामाजिक वातावरण के मध्य में रहकर के अपना सर्वांगीण विकास करता है। इसलिए प्रशासक का ये महान कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संगठन राष्ट्रीय तथा सामाजिक वातावरण के उद्देश्य, आदर्श, क्रियाओं, भागों तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करे, जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव हो सके। उसमें दैनिक कार्यक्रमों को भी उन्हीं के अनुसार नियोजित करे। इस सत्य की पुष्टि में कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिश में लिखा भी है कि शिक्षा का सबसे प्रमुख और आवश्यक सुधार ये है कि उसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और इसका संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए, और इस प्रकार हम उसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जा सके जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धांत। यानी कि शिक्षा का सारा काम तथा योजनाएं देश के ढांचे के आधार पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि हमारा समाज कैसा है भैया, जनतांत्रिक है। शैक्षिक प्रशासक को समाज के राजनीतिक ढांचे के अनुरूप ही अपने उद्देश्य, कार्यक्रम, योजनाओं और नीतियों को अपनाना चाहिए, तभी योजनाएं सफल होंगी और देश और समाज को लाभ भी पहुंचाएंगी और लोगों में आस्था भी बनी रहेगी। उसके बाद में शिक्षा दर्शन पर आधारित है। हमने आपको बताया था, ये तो बहुत बढ़िया पहले ही, कि शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। दर्शन शिक्षा प्रशासन का पथ प्रदर्शक है। दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, शिक्षा प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, पथ प्रदर्शक है। उसके बाद में क्या है, क्षमताओं के अनुसार कार्य का विभाजन का सिद्धांत। यानी कि प्रजातांत्रिक समाज में सबसे कठिन कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करना। यदि इस कार्य को भली प्रकार न किया गया तो वह समाज शिक्षा जगत में कभी प्रगति नहीं कर सकेगा। पता चले उसका काम है प्यून का, तुम उसको दे दो प्रधानाचार्य का काम, तो थोड़े ना कर पाएगा। शैक्षिक प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि शिक्षा से संबंधित जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षा तथा प्रबंधक की क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करना, और वो लोग अपने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या करें, अपने मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए, सम्मान पाने के लिए अपने कार्य को ठीक प्रकार से करें। नेक्स्ट है प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसी के अंतर्गत बताया गया है आपको कि विद्यालय का प्रबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने व्यक्ति
विद्यालयों से संबंधित है, जैसे प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, कार्यकारिणी सदस्य, लिपिक तथा छात्र आदि सभी एकजुट होकर के समन्वित रूप से विद्यालय के लाभ के लिए प्रयत्न करें, जिससे स्कूल का सर्वांगीण विकास हो सके। अलग अलग ढंग से काम करने के लिए किसको भी सफलता न मिलेगी और विद्यालय का हित होगा और उसको उत्तरदायित्व तो कोई नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सबको पता है कि सब प्रयत्न भिन्न भिन्न होंगे और स्कूल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा अगर ऐसी चीजें नहीं तो। और यही बात इसीलिए यहाँ पर कही भी गई थी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम लोग एक तरीके से रह सकते हैं तो हम इकट्ठा एक शक्ति बन करके खड़े होकर के किसी भी कार्य पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हम लोग तितर बितर हो जाएं, यानी कि हम अपना करने लगे, कोई और अपना करने लगे, तो अलग अलग के चक्कर में ना तो वो कार्य पूर्ण रूप से जल्दी समय में हो पाएगा और ना ही हम लोगों को उस पर उतनी अच्छी सफलता मिल पाएगी जितनी अच्छी पहले मिल पा रही थी। संपूर्ण विद्यालय के विकास का सिद्धांत, साथ में बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सारा शैक्षिक ढांचा बालक प्रधान होता जा रहा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक शिक्षा फाइल केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित हो गई है, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से अब बालक के मानसिक तथा प्राकृतिक शक्तियों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे उसकी मूलभूत प्रवृत्ति, उसका आईक्यू, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसकी एलिजिबिलिटी, सब कुछ। परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूलन सिद्धांत, इसका मतलब मैम हमने कहा, इसका मतलब होता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए शैक्षिक प्रशासन के समय के परिवर्तन के साथ शैक्षिक कार्यक्रम, उद्देश्य, नीतियां, इन सबको योजनाएं बना करके इन पर काम करना चाहिए। स्वास्थ्य, कुशलता तथा चरित्र निर्माण संबंधित सिद्धांत, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इस तरीके से ये सब आपने सिद्धांत आधारभूत शैक्षिक प्रशासन से संबंधित पढ़ लिए हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन को कितने विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, या स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रशासन की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि विद्यालय को शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के यूनिको विस्तार से विवेचित कीजिए। देखो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, भारतीय शिक्षा प्रशासन पर दृष्टिगत करते हुए हमें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा संगठन अत्यंत सरल रूप में था। मतलब जो प्राचीन काल में हमारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट में था वो सब चीज़ें बहुत ईजी हुआ करती थी। शिक्षा प्रशासन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता इस कारण भी नहीं थी कि शिक्षा राष्ट्रीय विषय न होकर के तब व्यक्तिगत तथा सामाजिक विषय था। अब एक शिक्षा नेशनल एक टॉपिक है, तब ऐसा नहीं था। शिक्षा का विस्तार तथा विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत सीमित रूप में होने के कारण भी प्राचीन काल में शिक्षा प्रशासन की और समाज का ध्यान न जा सका। मध्यकाल में विशेषता अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम साम्राज्य में शिक्षा का विकास अधिक संतोषजनक नहीं रहा। ठीक, शिक्षा मुख्य रूप से कैसी थी, धर्म प्रधान थी। इस काल में आपके ना तो विद्यालय की संख्या अधिक थी और ना ही आपके वे किसी कुशल प्रशासन के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, जिससे शिक्षा का कार्य क्या था भैया, मंद गति से चल रहा था। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, क्या बात कही गई भैया, समझिएगा बात को। जब अपने भारत देश पे किसका भैया, अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो अंग्रेजों के आगमन से भारतीय शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र से हटकर राज्य अधिकार का विषय बन गई। भारत में राजकीय शिक्षा का सूत्रपात सन 1813 ईस्वी में से हुआ। तभी से शिक्षा में प्रशासन यानी कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को महत्व दिया जाने लगा और शिक्षा का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता गया, प्रशासन का क्षेत्र भी क्रमशः बढ़ता गया। यदि हमें भारत की में शिक्षा प्रशासन का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना है तो उसे हमें शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करना पड़ेगा। पहला जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन और शिक्षा प्रशासन, और उसके बाद में स्वतंत्र भारत में क्या था, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। स्वतंत्र भारत की अगर मैं बात करूं तो देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति होते ही हमें सन 1947 में ही शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई, जिसने लगभग वर्ष तक मंत्रालय शिक्षा प्रशासन संबंधी नीति, योजना और तथा नियमों का निर्धारण किया। शिक्षा प्रशासन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्याप्त शिक्षा संबंधी समस्याओं पर गहन विचार किया और देश के कर्ण आधार शिक्षाविदों तथा समाज सुधारकों ने एक मत शिक्षा को प्रगति की दृष्टि से आवश्यक समझा और शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा प्रशासन में परिवर्तन किया। शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक प्रगति पर भी बल दिया गया। शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित होकर के
शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय रख दिया गया। इसे दोनों में शिक्षा के साथ ही विज्ञान शिक्षा में भी तीव्र गति से विकास होने लगा। सन 1959 में शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय 2 स्वतंत्र विभाग में विभक्त कर दिए गए। पहला तो बन गया, समझो, पहले शिक्षा मंत्रालय बना, फिर शिक्षा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय बना। अब इसको डिवाइड कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय पहला हो गया, दूसरा हो गया वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक मंत्रालय। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास करने की दृष्टि से संपूर्ण शिक्षा प्रशासन के उपर्युक्त 2 मंत्रालयों के निरीक्षण में 3 विभिन्न प्रशासकीय स्तरों को अधीन कर दिया गया। कौन कौन से? पहला केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन और फिर स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन। आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में शिक्षा प्रशासन भी इन्हीं 3 स्तर, कौन कौन से, इन्हीं स्तरों पर समन्वय स्थापित करके देश के शिक्षा संख्यात्मक विकास पर ही नहीं वरन गुणात्मक विकास पर भी उत्तरदायित्व कर रही। कौन कौन से भैया? स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन कैसे, और केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन। ठीक है। शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हुई है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रख दिया गया। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 4 पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम पहलू मानसिक विकास का, जो विद्यालय के प्राचीन काल से प्रमुख कार्य समझा जाता रहा है, और द्वितीय पहलू आपका शारीरिक विकास है। 20वीं शताब्दी में इस द्वितीय पहलू पर गंभीरता से कार्य किया गया है और वर्तमान में विद्यालय तथा महाविद्यालय सभी में इस पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। व्यक्ति के विकास का तृतीय पहलू होता है संवेगात्मक विकास। देखो हमने क्या कहा, आपका प्रथम पहलू जो था वो क्या था भैया? मानसिक विकास। द्वितीय पहलू की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय पहलू था आपका शारीरिक विकास, और तृतीय पहलू की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है आपका संवेगात्मक विकास, जिसका प्रशिक्षण अपने बाल्यकाल से ही विद्यालय में विभिन्न परिस्थितियों में बच्चा रह करके करता है ना। व्यक्ति के विकास के चतुर्थ पहलू की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका सामाजिक विकास, जो व्यक्ति को समाज उपयोगी नागरिक बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। जो आपके शिक्षा शास्त्री थे जैसे जॉन डीवी, भारतीय शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने भी इन पहलुओं को विद्यालय में विकसित करने की अनुशंसा की है। तो आपके 4 पहलू कौन कौन से? पहला की अगर मैं बात करूं तो मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा आपका संवेगात्मक विकास और चौथा आपका सामाजिक विकास जो है आज के शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत है। ठीक, यहाँ से फाइनली आपका चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके जस्ट बाद में अभी हम आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 भी करवा देंगे। फिर फाइनली आपका पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको पेपर देते समय किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग का या एक क्वेश्चन यहाँ आपसे तो प्रधानाचार्य से संबंधित बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रधानाचार्य विद्यालय के पर्यवेक्षक के रूप से आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपसे शॉर्ट में बन जाए और चाहे आपसे लॉन्ग में बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि लॉन्ग में बनेगा। ठीक, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।